अच्छा, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया, एक बार कंफर्म करो तो मुझे ऑनलाइन में। यस सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। सबको गुड आफ्टरनून सर एंड मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। ओके। अच्छा, चलो सर स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं। आज सबका ज़्यादातर छुट्टी वाला माहौल है पूरा, फिर भी मैंने क्लास दिया। ओके, इसलिए दिया क्योंकि यू ऑल नो दैट कि मेरा बहुत सारा क्लास लास्ट 2 हफ्ते में मिस हुआ है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा पढ़ाऊंगा। कल मैं कुछ होमवर्क दिया था, उस होमवर्क के ऊपर थोड़ा डिस्कस करूंगा सर, क्योंकि कल मैं आप लोगों के साथ रिबेट एंड सरचार्ज पे डिस्कस कर रहा था। इनकम टैक्स में रिबेट कब मिलता है और सरचार्ज कब लगता है। ठीक है, जैसे कि आप सबको पता होगा कि रिबेट एक छूट दिया जाता है टैक्स पेयर्स को, और सरचार्ज माने छूट तो नहीं, उल्टा एक्स्ट्रा टैक्स का बर्डन चढ़ा जाता है टैक्स पेयर्स के ऊपर। नॉर्मली देश में ये दोनों सिस्टम चलता है, जो रीच है उनको और उनसे टैक्स लिया करो, और जो मिडिल क्लास है उनको थोड़ा सुविधा दिया करो। तो इंडिया में बोथ सिस्टम देखने को मिलता है। मेनली इंडिया प्रोग्रेसिव सिस्टम ऑफ टैक्स को ही फॉलो करता है, बट देर आर सर्टेन सिनारियो जब आपको रिग्रेसिव सिस्टम भी देखने को मिलता है। कोई बात नहीं, ये सब डिस्कशंस कल मैंने किया था। तो आज मैं जस्ट आपको जो भी मैंने होमवर्क दिया था और डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस था, उसी के बारे में थोड़ा डिस्कस करूंगा। ऑलरेडी शायद आप लोग मैंने घर पे भी ट्राई किए होंगे, बट थोड़ा डिस्कशन कर देने से आप लोगों के लिए और अच्छा रहेगा। चलो, अच्छा मुझे इतना बताओ, स्क्रीन शेयर है? यस सर। ओके सर। कल शायद हम लोग क्लास में ये वाला इलस्ट्रेशन 5 वाला जो था, ये वाला किए थे, है ना, जिसमें मिस्टर ए का एज 42 के थे और वो 51 लाख इनकम कर रहा था। इससे पहले रिवेट वाला कुछ क्वेश्चन किया था, 51 लाख वाला इनकम का कैलकुलेशंस किए थे, जिसके हम लोग मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट भी डेवलप कर लिए थे कि मार्जिनल रिलीफ इसमें किस तरह से कैलकुलेशन करना चाहिए और मार्जिनल रिलीफ क्यों दिया जाता है ना। सारचार्ज कैलकुलेशंस के अंदर मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट भी कई बार देखने को मिलता है, हमेशा नहीं, बट इन सम सिनेरियोस आप देखोगे कि सारचार्ज है तो मार्जिन रिलीफ है, बट नॉट ऑलवेज। वो देखना पड़ेगा कि एक्स्ट्रा इनकम के लिए अगर टैक्स लायबिलिटी ज्यादा है तो ही जाके मार्जिन रिलीफ दिया जाता है, अदरवाइज नहीं। एक्स्ट्रा इनकम के लिए अगर माने ज्यादा टैक्स नहीं है तो फिर मार्जिन रिलीफ नहीं प्रोवाइड किया जाता। बट अगर एक्स्ट्रा इनकम के लिए टैक्स ज्यादा हो रहा है, टैक्स से इनकम से टैक्स ज्यादा होगा तो मार्जिन रिलीफ मिलेगा। जो चीज हम लोग कल भी देखे हैं, ये चीज हम लोग कल भी देखे क्वेश्चन करते करते कि, और मैंने आपको यहाँ पर दो मेथड था जिसमें मैंने ऑल्टरनेटिव मेथड, ऑल्टरनेट वाला मेथड को ही फॉलो करने के लिए रिकमेंड किया। बाकी आप लोग जो मर्जी करो, उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट मैटर नहीं है, बट आई लाइक ऑल्टरनेटिव मेथड्स, ज्यादा मुझे ज्यादा पसंद है। ठीक है, इसमें 51 लाख का जब आपका इनकम बना था, और फिर हमने 51 लाख पे टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने बोला आप लोगों को, आप लोगों ने किया। फिर मैंने आप लोगों को बोला कि आप अगर आपका इनकम 50 लाख होता तो आपका टैक्स लायबिलिटी क्या होता, आपने वो भी कैलकुलेट किया। फिर 50 लाख और 51 लाख पे डिफरेंस पे आपको एक्सेस टैक्स पेबल का कैलकुलेशंस मिला, है ना। फिर जाके आपको मार्जिन रिलीफ मिल गया कि जितना एक्स्ट्रा एक्सेस टैक्स आप पे कर रहे हो और उसमें से एक्स्ट्रा इनकम जो आप कर रहे हो जिसके कारण हो रहा है, तो वो अमाउंट को माइनस करो, तो वो माइनस करने से आपको मार्जिन रिलीफ मिलेगा और टैक्स लायबिलिटी आपका जो है वो बच जाएगा। ठीक है, मार्जिन रिलीफ को पॉइंट नंबर ए से, पॉइंट नंबर ए माने 51 लाख का जो टैक्स है उससे माइनस करने से टैक्स लायबिलिटी आएगा। फिर उस टैक्स लायबिलिटी के साथ माने कॉमन कॉन्सेप्ट इज 4% एजुकेशन एंड हेल्थ सेस लगा के आपका टोटल टैक्स लायबिलिटी आ जाता है। सिमिलर क्वेश्चंस दिया था आपको घर पे करने के लिए, थोड़ा सा इनकम अमाउंट चेंज करके, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं था, बहुत ज्यादा कुछ मुझे बताना भी नहीं है इसमें। ठीक है, सिंपल तरीका है, बट हाँ उसमें भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर बी, एज कितने का है, 51 ईयर्स का है, अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रेट। कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर बी, एज 51, अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम।
डिफॉल्ट माने ओल्ड की न्यू सर? न्यू सर। न्यू हैविंग टोटल इनकम ऑफ 1 करोड़ 1 लाख। टोटल इनकम कितना है? 1 करोड़ 1 लाख का है। फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26 assume his total income, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट ऑन एफडी। ये जस्ट एक assumptions दिया है। दूसरे कोई क्वेश्चंस में आपको मैंने अलग अलग करके भी दे सकता है, सैलरी का अलग दे दिया, हाउस प्रॉपर्टी का अलग से दे दिया, या फिर इंटरेस्ट ऑन एफडी का अमाउंट दे दिया, तो जोड़ के कर लेना। ठीक है। अच्छा, अब रही बात कैलकुलेशन करने का सिस्टम क्या है। सर सिस्टम बहुत सिंपल है। आपको सबसे पहले 1 करोड़ 1 लाख पे 1 करोड़ 1 लाख पे जो टैक्स बनता है वो पहले कैलकुलेट करो। ठीक है। इनकम टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज 1 करोड़ 1 लाख पे टैक्स का कैलकुलेशन करो न्यू स्कीम में। न्यू स्कीम का न्यू रेट ऐसे कि आपको पता है कि जो मई एग्जाम ऑनवर्ड्स, मई 25 ऑनवर्ड्स, जो भी मई जून दिसंबर सितंबर जिसका जो भी है सीए सीएमए का, ठीक है, जो भी सिचुएशन है यही टैक्स रेट लागू होने वाला है। 1 करोड़ 1 लाख अगर आपका इनकम है तो आपका हिसाब क्या बनेगा? अप टू 3 लाख तो कोई टैक्स नहीं सर, अप टू 3 लाख नील ना सर, कोई टैक्स नहीं। बट 3 to 7 5% पुट करो। 3 से 7 लाख का 5% माने क्या? 3 से 7 का डिफरेंस पे टैक्स लगता है। 3 से 7 का डिफरेंस माने 4 लाख का डिफरेंस। 4 लाख पे 5% माने 20,000। 7 से 10 लाख तक जाएंगे क्योंकि हमें पहुंचना है 1 करोड़ 1 लाख तक, तो 7 लाख टू 10 लाख तक जाएंगे। तो 7 लाख टू 10 लाख करेंगे, उसके ऊपर 10% का स्लैब है, 10% का स्लैब है, तो 3 लाख पे 10% 30,000। 10 लाख टू 12 लाख 15% का स्लैब है, अगेन 30,000। 12 टू 15 अगेन 3 का डिफरेंस 20% टैक्स है, 60,000। एंड 15 लाख के ऊपर, अप टू 15 लाख के ऊपर 30% टैक्स लगता है। एंड कब तक जाएंगे? 1 करोड़ 1 लाख तक जाएंगे। 15 लाख के ऊपर 30% लगता है, बट कब तक जाना है? मेरा इनकम क्या है? 1 करोड़ 1 लाख का है, तो पूरा का पूरा 1 करोड़ 1 लाख लगाएंगे, तो मेरा टैक्स होता है 25,80,000। 25,80,000। प्लीज टेल मी सर, ये कैलकुलेशंस में कोई डाउट है किसी को? ये वाला जो कैलकुलेशंस मैंने किया 3 से लेके 1 करोड़ 1 लाख तक, इज देयर एनी डाउट? नो सर। अगर ये सब जो भी मेरा टैक्स कैलकुलेशंस हुआ इसको टोटल करके मेरे को टोटल टैक्स पता चल जाएगा, तो टोटल करके मेरे को कितना मिला सर? 27,20,000। आप प्लीज कैलकुलेटर हाथ में लो, कॉपी लो, लिखो, लिखते लिखते कैलकुलेट करते करते मुझे बताओ। इस पे सरचार्ज भी लगा दो। नॉर्मली सरचार्ज का रेट क्या होना चाहिए? देखो, आपको ना एक चीज मैं बार बार बताऊंगा सर, जो आप लोग ऑलरेडी कॉपी कर चुके हो। सरचार्ज रेट न्यू एंड ओल्ड में अलग है। न्यू स्कीम एंड ऑप्शनल स्कीम दोनों में सरचार्ज रेट थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है। ये रहा डिफॉल्ट में, डिफॉल्ट मैंने न्यू। ठीक है। न्यू में अगर आप इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, एओपी हो, ठीक है, अदर देन एओपी कंसिस्टिंग ऑफ ओनली कंपनीज एंड एज मेंबर्स, अगर किसी एओपी का मेंबर सिर्फ कंपनी उसका मेंबर है तो उस पर नहीं लगता है, उसको छोड़ के नॉर्मल एओपी। अगर आप बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हो एंड आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, जो लोग ये नहीं समझ पा रहे हो कि इंडिविजुअल कौन है, एचयूएफ कौन है, एओपी कौन है, बीओआई कौन है, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन कौन है, तो पॉइंट टू बी नोटेड सर, मैंने रिसेंटली बेसिक क्लास में ये सभी पर्संस के बारे में लिखा के रखा, आपके कॉपी में जरूर होगा सर। अच्छा, ये 10% वाला था अगर आपका इनकम 50 लाख से ज्यादा पर 1 करोड़ से कम हो, बट where the total income including dividend income and capital gains chargeable under section 111A to 112 and 112A, इनको इंक्लूड करके अगर आपका इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है बट 2 करोड़ से कम है तो 15% का सरचार्ज लगता है, और अगर आपका इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है तो 25% का लगता है। बट हाँ, rate of surcharge on the income tax payable on the portion of dividend income and capital gain chargeable to tax under section 111A, 112 and 112A अगर अलग से लगता है तो फिर सरचार्ज 15% से ज्यादा नहीं लगेगा। ठीक है। माने डिविडेंड इनकम, कैपिटल गेन, इसके ऊपर अगर अलग से आप टैक्स चार्ज ले कर रहे हो तो फिर आपका 15% से ज्यादा नहीं होगा। ये चर्चा मैं बाद में करूंगा, कैपिटल गेन के साथ चर्चा करके बताऊंगा। फिलहाल आप इतना समझो कि अगर 2 करोड़ के ऊपर जाता है अगर आपका इनकम, एक्सक्लूडिंग डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल गेन इनकम छोड़ के, तो 25% का चार्ज है।
ठीक है, ये थोड़ा डिफरेंट है सर। पहले वाला केस में डिविडेंड इनकम कैपिटल इनकम मिला के 1 करोड़ से ऊपर 2 करोड़ के नीचे वाला बात किया, दैट इज 15% सरचार्ज। बट थर्ड केस में 2 करोड़ से ज्यादा का बात कर रहा है, बट इसमें एक्सक्लूडिंग डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स अंडर सेक्शन 111A 112B 111A 112 एंड 112A ये सब का डिस्कशन कब कर पाएंगे सर, इसके लिए वेट करो, कैपिटल गेन के अंदर चर्चा करेंगे, थोड़ा बहुत चर्चा बेसिक्स में भी होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत चर्चा बेसिक्स में भी होगा, बट मैक्सिमम डिस्कशंस में आपके साथ करूंगा कैपिटल गेन के अंदर। अच्छा, जहां जहां पर आपका इनकम इंक्लूडिंग डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स अंडर सेक्शन 11 111A 112 एंड 112B, ये जो 111A 112 एंड 112A ये सब बात सुन के घबराइए मत, ये सब कैपिटल गेन का सेक्शंस है। जब मैं आपको कैपिटल गेन बताऊंगा तो वहां पर आपको डिटेल्स में समझा, थोड़ा बहुत चर्चा इधर भी करेंगे। 2 करोड़ से ज्यादा है एंड पहले 3 नंबर पॉइंट पे कवर नहीं है, 3 नंबर पॉइंट पे इसके बारे में कवर मैंने डिस्कशन नहीं है, तो इसके केस में भी आपको 15% का ही सरचार्ज लगेगा। ठीक है, तो ये है कॉन्सेप्ट इन सरचार्ज, कॉन्सेप्ट इन न्यू स्कीम। ठीक है, तो न्यू स्कीम पे आपको हाईएस्ट सरचार्ज लगता है 25%, हाईएस्ट सरचार्ज लगता है 25% एक्सक्लूडिंग कैपिटल गेन एंड डिविडेंड इनकम छोड़ के, अदरवाइज 10% 15% यही मैक्सिमम है। तो करंट केस जो हमारा चल रहा है, हम लोगों का जो करंट केस है, इस केस में आपका इनकम 1 करोड़ 1 लाख का है, दैट मीन्स ये 1 करोड़ से ज्यादा और 2 करोड़ से कम है, तो आपको सरचार्ज कितना देना पड़ेगा, 15%। तो 27,20,000 पे गवर्नमेंट आपसे जो एक्स्ट्रा टैक्स ले रहा है, एक्स्ट्रा टैक्स माने सरचार्ज, हाँ, एक्स्ट्रा टैक्स जो ले रहा है वो कितने का, 15%। तो 27,20,000 के ऊपर जब 15% लगाओगे तो आपको 4,08,000 का सरचार्ज सरकार के घर में जमा करना पड़ेगा, और यही 27,20,000 को 4,08,000 से जोड़ के आपका टोटल बनता है 31,28,000। यहां तक बात क्लियर है, क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। ये हो गया ए पॉइंट। अब बी पॉइंट में आपको क्या बताता है, क्योंकि हमारा इनकम 1 करोड़ पार करके चला गया, तो जब हमारा इनकम 1 करोड़ पार करके चला गया, ठीक है, तो मुझे ये चीज चेक करना है कि मेरा इनकम अगर 1 करोड़ तक होता, इफ माई इनकम, या फिर जिसका भी मैं टैक्स कैलकुलेशंस कर रहा हूं, उसका इनकम अगर 1 करोड़ के अंदर ही रह जाता, ठीक है, तो उसका टैक्स लायबिलिटी कितना होता। इनकम टैक्स कॉम्प्यूटेड ऑन टोटल इनकम ऑफ ₹1 करोड़, क्योंकि ये जो सरचार्ज वाला कॉन्सेप्ट है ये 1 करोड़ पार करने के कारण हो रहा है, ये 15% अगर 1 करोड़ पार ना करता, ठीक है, तो नहीं आता। तो अगर 1 करोड़ पार कर नहीं करता तो कितना टैक्स होता, इसके लिए आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है, सेम प्रोसेस। up to 3 lakh nil, 3 lakh to 7 lakh 5%, 7 to 10 10%, 10 to 12 15%, 12 to 15 20%, and 15 lakh to 1 crore 30%। ये पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, माने 20,000 30,000 30,000 60,000 ये तो फिक्स रह ही जाता, और ये लास्ट वाला जो स्लैब है 15 लाख से 1 करोड़, ठीक है, उसका लाइबिलिटी हो जाएगा सर 25,50,000। कैलकुलेट करके देख लो, 1 करोड़ माइनस 15 लाख इंटू 13%, 1 करोड़ माइनस 15 लाख माइनस इंटू 30% करके देखो, करके देखो, आपको 25,50,000 आएगा। आ रहा है क्या? हेलो, यस सर। हाँ सर। ठीक है, मैं देख लेता एक बार। 25 लाख, सॉरी 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 1 करोड़ माइनस 15 लाख इंटू 30%, 25,50,000 आया ना। तो 25,50,000 जैसे ही आपका आया, आपका स्लैब पूरा हुआ, और स्लैब पूरा होने के कारण 25,50,000 प्लस 1,40,000 कुल मिला के आपका कितना बन गया सर, 29,59,000, 29,59,000। नाउ पॉइंट इज 1 लाख एक्स्ट्रा कमाने के लिए टैक्स कितना हो रहा है आपका, आपने 1 करोड़ से एक्स्ट्रा कितना कमाया, मोर देन 1 करोड़ आपने एक्स्ट्रा कमाया 1 लाख, जिसके कारण आपका टैक्स बन जा रहा है। यहाँ पर एक चीज आपने शायद नहीं समझा होगा, 25,50,000 के साथ 1,40,000 ऐड करने से
बनता है 26,90,000। ठीक है, एक एडिशनल 10% सरचार्ज भी तो ऐड करना है। यही वाला बात कई बार स्टूडेंट्स को मैं देखता हूँ मिस कर जाता है। क्या गड़बड़ करते हैं सर, ये जो 10% सरचार्ज यूज किया गया ना इधर +10%, बहुत लॉजिकल है ना ये 10% सरचार्ज। क्यों लॉजिकल है? 10% सरचार्ज तो यूज करना ही है क्योंकि आपका इनकम 1 करोड़ तक जा रहा है, और एज यू ऑल नो कि मोर देन 50 लाख एंड अप टू 1 करोड़ कितना सरचार्ज है? 10%। तो वो वाला, 10%। हाँ, तो वो सरचार्ज का अमाउंट तो कनेक्ट करना है ना। ব্যাপারটা বোঝা গেল? 50 लाख से ज्यादा पर 1 करोड़ तक का जो है उसमें तो 10% सरचार्ज लगता है। 1 करोड़ पार करने से 15% का सरचार्ज लगता है जो आपने पहले दे दिए। बी सेकंड केस में, मैंने बी वाला केस में 1 करोड़ तक जब आपका इनकम आप कैलकुलेट करके देख चेक कर रहे हो तो उसमें भी आपको एक्स्ट्रा चार्जेस 10% देना पड़ेगा। तो वो 10% जब आप दे रहे हो तो 26,90,000 के ऊपर जब आप 10% मार रहे हो तो 2,69,000 प्लस 26,90,000 ये मिला के आपका बनता है 29,59,000। यहां तक बात क्लियर है? हेलो, बोलो सर, कोई डाउट है तो पूछो, मैं फिर से समझाऊंगा। এই সবাই বুঝতে পারলো ব্যাপারটা? এই 10% সারচার্জ কেন এলো এখানে? হ্যাঁ স্যার। এত সময় লাগছে বলতে, কিছু প্রবলেম আছে কি কারো? প্রবলেম হলে বল, আমি বলে দিচ্ছি আবার। সবাই এত চুপ কেন? এই সবাই বুঝতে পারছে কি পারছে না? হ্যাঁ স্যার, বুঝতে ইয়েস পারছি। স্যার, বুঝতে পেরেছি। থ্যাংক ইউ স্যার। Yes, sir. ठीक है। तो ये 10% इधर इसलिए यूज कर रहा है। अच्छा, डिफरेंस कितना हो गया? 1,69,000। तो 1,69,000 से 1 लाख को माइनस करो जो आपका एक्स्ट्रा है ना। तो ये माइनस करके जो 69,000 है, दिस इज योर मार्जिनल रिलीफ। कई बार एग्जाम में सिर्फ मार्जिनल रिलीफ बोल के पूछ लेता है, तो मार्जिनल रिलीफ भी कैलकुलेट करना है तो ये रास्ता तो तय करना पड़ेगा। If question is asked about marginal relief, then you also need to go through all this process, because अगर आप लोगों को बाकी चीज का प्रोसेस फॉलो नहीं करोगे तो इन दैट केस आल्सो आपका मार्जिनल रिलीफ का कैलकुलेशन नहीं होगा। तो अल्टीमेटली टैक्स लायबिलिटी कितना हो जाएगा? अल्टीमेटली टैक्स लायबिलिटी कितना हो जाएगा? 31,20,000 माइनस 69,000। तो योर टैक्स लायबिलिटी इज 30,59,000। ठीक है, 30,59,000। इसमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना लगेगा? 4%। तो 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगा के आपका टैक्स लायबिलिटी बन जाएगा 31,81,360। ठीक है, बस यहाँ पर एक ही चीज इंपॉर्टेंट था, बाकी पहले वाला क्वेश्चन से ये एक्स्ट्रा 10% का चार्ज यहाँ पर यूज करने का भूलना नहीं है। ठीक है, बाकी तो लास्ट क्लास में भी जो समझाया गया था वही चीज यहाँ पर भी समझाया गया। बस वो एक्स्ट्रा चार्ज का पॉइंट कई बार लोग मिस कर जाता है, वो नहीं मिस करना है। एक और एग्जाम्पल था, इस एग्जाम्पल में आपका इनकम 2 करोड़ 1 लाख का है। ठीक है, बाकी सेम टू सेम है, बस 2 करोड़ पार कर गया। सर अगर 2 करोड़ पार कर जाता है तब भी आपका कैलकुलेशन कॉन्सेप्ट सेम मेथड में आएगा। एंड इफ क्वेश्चन इज साइलेंट कि वो एक्सक्लूडिंग कैपिटल गेन डिविडेंड वगैरह अगर कुछ नहीं बोला तो सीधा सीधा आपका सरचार्ज 25% होगा। तो 2 करोड़ 1 लाख तक जाना है, तो कैसे करना है? अच्छा, यहाँ पर मैं कुछ मिस कर दिया शायद। देखो, ये मिस नहीं करना चाहिए था, ये मैंने पढ़ा नहीं, पूरा पूरी नहीं पढ़ा, जल्दबाजी में मैंने आगे निकल गया। क्या गड़बड़ है सर? इसमें न्यू स्कीम नहीं बोला। हेलो, हाँ सर, ओल्ड स्कीम। शिफ्ट आउट ऑफ सेक्शन 115 बीएससी, इसका मतलब दिस इज इन दी ओल्ड स्कीम। तो क्वेश्चन करने के टाइम पे ये ध्यान रखना है, अगर थोड़ा सा भी ध्यान भटका दुर्घटना घटेगा। ठीक है,
ध्यान हटी दुर्घटना घटी, ये नहीं करना है। थोड़ा सा भी ध्यान भटकेगा ये दुर्घटना घट जाएगा। आप एकदम जज्बात लेके एकदम इमोशनली मैंने यार ये सब कुछ कॉमन बोल के एकदम अच्छा लग रहा है बोल के करने लगोगे, बाद में पता चला अरे ये तो ओल्ड में करना था न्यू में करके आ गए। सो डोंट डू दैट। हाँ, ये गलती ना करें। मुझे भी लग रहा था ओल्ड न्यू में करना है, ठीक है, मैं हड़बड़ी में नीचे गया, जाके देखा कि तो ओल्ड में किया हुआ है, तब मुझे क्वेश्चन देखना पड़ा, फिर मुझे पता चला अच्छा ये तो ओल्ड में। अच्छा, जब ओल्ड में करना है तो आपको दो चीज का ध्यान देना है, एज का ध्यान देना है। ओल्ड में करने के टाइम पे एज का जरूर ध्यान देना है। एज कितने का है? 58, माने बिलो 60। चलो, अगर बिलो 60 है तो झमेला खत्म हो गया, ये तो नॉर्मल स्लैब में आएगा। अगर 60 के अबव होता है या 60 पार हो जाता तो फिर आपको टैक्स रेट में चेंजेस आ जाता, माने स्लैब में चेंजेस आ जाता। 80 के पार हो जाता तो भी स्लैब में चेंजेस आ जाता, उसका भी ध्यान रखना। तो हम लोग तो अल्टरनेट मेथड करेंगे। तो 2 करोड़ 1 लाख अप टू 2 लाख 50 नील, 2 लाख 50 टू 5 लाख 5%। ओल्ड स्कीम में तो ही है, 12,500 इधर आएगा। 5 से 10 लाख 20%, इधर 1 लाख आएगा। एंड 10 लाख से 2 करोड़ 1 लाख, तीन ही स्लैब होते हैं ओल्ड में। 2 करोड़ अप टू 2.5 लाख नील होता है। अप टू 2,50,000 एज पर दी ओल्ड स्कीम देयर इज नो टैक्स। अप टू 2,50,000 नील टैक्स, कोई टैक्स नहीं। 2,50,000 टू 5 लाख 5%, 5 लाख टू 10 लाख 20%, 10 लाख टू 2 करोड़ 1 लाख 30%। ठीक है, माने बेसिकली अब 10 लाख 30%, अब जितना जाएगा। तो ये तो समझ में आ ही रहा है 12,500। इसके बाद वाला भी समझ में आ गया होगा, 1 लाख वाला। बट आफ्टर दैट, इसके बाद 10 लाख से 2 करोड़ 1 लाख तक आप जा रहे हो, तो 2 करोड़ 1 लाख से 10 लाख को माइनस करो, इंटू 30% करो, तो 57,30,000 आ जाना चाहिए। ये सिंपल कैलकुलेटर में हो जाएगा। टोटल आ रहा है आपका 58,42,500। इसमें चार्ज लगाना पड़ेगा 25%, बिकॉज ये ओल्ड स्कीम में है। और ओल्ड स्कीम में ये देखो, अंडर द ऑप्शनल टैक्स रेजिम इसका भी 10, 15, 25, ठीक है। तो 25%, 2 करोड़ से ज्यादा पर 5 करोड़ से कम। 2 करोड़ से ज्यादा बट 5 करोड़ से, 2 करोड़ से ज्यादा है बट 5 करोड़ से कम है, तो 25% का सरचार्ज, 14,62,625 का सरचार्ज लग जाएगा। दोनों ऐड करके आपका टैक्स लायबिलिटी बन जाएगा 73,03,125, 73,03,125 सरचार्ज ऐड करके। अब आपको एक चीज चेक करना है सर, क्या चेक करना है? चेक ये करना है कि अगर आपका इनकम टैक्स 2 करोड़ तक होता, ठीक है, अगर इनकम टैक्स 2 करोड़ तक होता तो आप क्या करते? सर अगर आपका इनकम टैक्स 2 करोड़ तक होता तो ऑब्वियसली अप टू 2.5 लाख नहीं, 2.5 लाख टू 5 लाख, मैंने 2,50,000 टू 5 लाख 12,500, 5 टू 10 लाख 1 लाख का डिफरेंस, और 5 लाख का 20%, और लास्ट वाला जो अमाउंट है दैट इज 2 करोड़ माइनस 10 लाख इंटू 30%, 2 करोड़ माइनस 10 लाख इंटू 30%, वो करने से आपको 57 लाख आता है। इसके ऊपर आपको चार्ज लग जाएगा 15%, बिकॉज जब आपका इनकम टैक्स 2 करोड़ तक का है, तो जब आपका टोटल इनकम अप टू 2 करोड़ है, तो रूल क्या बोलता है? एज पर ओल्ड स्कीम ऑल्सो, 1 crore but less than 2 crore is 15%, 1 crore but less than 2 crore is 15%। ठीक है, तो 15% का चार्ज आपको यहाँ पर यूज करना है। तो इसका अमाउंट आपका हो रहा है 66,84,375। आपने एक्स्ट्रा टैक्स कितना पे कर लिया? 6,18,750। 1 लाख ज्यादा कमाने के कारण मार्जिनल रिलीफ क्या मिलेगा? 6,18,750 माइनस 1 लाख बिंग द अमाउंट ऑफ इनकम इन एक्सेस ऑफ 2 करोड़। ठीक है, अभी आपको रिलीफ मिल जाएगा। तो अभी क्या करना है, 67 लाख आपका टैक्स लायबिलिटी क्या बनेगा? 73 3,01,25 से माइनस कर दो, 73 3,01,25 से माइनस कर दो 5,18,750, तो आपका टैक्स लायबिलिटी हो जाएगा 67,84,375, जिसमें हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% कॉमन मैटर है,
271 375 कैलकुलेट करके चेक कर लीजिए कैलकुलेटर में, तो आपका टैक्स लायबिलिटी बनेगा सर 70,55,750, 70,55,750। दैट मीन्स अगर आप 2 करोड़ 1 लाख रुपया कमा रहे हो और ओल्ड स्कीम में अगर आप हो, तो आपका टैक्स लायबिलिटी इंक्लूडिंग सेस, इंक्लूडिंग दिस एक्स्ट्रा सेस, एक्स्ट्रा टैक्स 70,55,750। ठीक है सर, 2 करोड़ कमाया, 70 लाख तो टैक्स दे दिया। अरे घर लेके जाएगा 1 करोड़ 30 लाख अप्रोक्स। कुछ समझ में आया आप लोगों को? बोलो सर। यस सर। एक चीज समझ में आ रहा है सर, ज्यादा कमाने से, ज्यादा इनकम करने से हमारे देश में ज्यादा बैम्बू देते हैं सरकार, और कम कमाने से सरकार हमें छूट देता है। तो आप क्या सोच रहे हो, ज्यादा कमाओगे कि कम कमाओगे? 2 करोड़ में तो 70 लाख सरकार लेके गया। चलो ये सब नॉर्मल प्रॉब्लम है देश का। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन था, बट इजी है, सिमिलर पैटर्न में है, ज्यादा माथा व्यथा का बात नहीं है, बस मेहनत का दाम है, जस्ट मेहनत का दाम है। कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो ज्यादा कुछ नहीं है। क्वेश्चन एक बार देख लो। कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर डी, एज क्या है 65, मोनोटोनस मैटर्स है, ज्यादा दिमाग ना लगाए, बस थोड़ा फॉलो मैंने देख ले जाए कि क्या बोला है। 65 साल के हैं, आपको पूछता है टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करो इन द मोस्ट बेनिफिशियल मैनर, माने आप देख लो चेक करके कि कौन से सिस्टम पे, ओल्ड या न्यू, जिसमें बेनिफिट ज्यादा मिलेगा, आप अपने क्लाइंट को वो ऑफर करें। मिस्टर डी अगर आपका क्लाइंट होगा तो आप उनको मैक्सिमम बेनिफिट देने का ट्राई करें। आप कौन? यू आर एन टैक्स कंसल्टेंट, यू आर ए टैक्स कंसल्टेंट। He is having total income of 5 crore 1 lakh for the assessment year 25-26. Assume his total income comprises salary, income from house property and interest on FD. Is the same under both tax regime and is the same under both tax regime, और ये दोनों टैक्स regime में है सर। ठीक है, तो आप दोनों मैंने जब आपको बोल देता है ना इन मोस्ट बेनिफिशियल मैनर, और अगर कोई पर्टिकुलर रेजिम के बारे में नहीं बोलते, इस क्वेश्चन का प्रॉब्लम है ना, तो ये ओल्ड और न्यू दोनों के बारे में बोला नहीं, क्लियर कट नहीं बोला कि किस में करना है, तो आप दोनों कैलकुलेट करना पड़ेगा। दोनों कैलकुलेट करके देखना है, जिसमें बेनिफिट है वो बेनिफिट देना है। समझ रहे हो सर? दोनों कैलकुलेट करके देखना है, जिसमें ज्यादा बेनिफिट होगा टैक्स लायबिलिटी में वही देना है, होगा क्लाइंट को वही एडवाइस करना होगा। तो जब भी जो भी बने पर्टिकुलर प्रोसेस फॉलो करोगे, वही प्रोसेस के बारे में पहले हेडिंग कर देना। जैसे कि यहाँ पर लिख दिया कॉम्पिटिशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर डी अंडर डिफॉल्ट टैक्स। ठीक है, डिफॉल्ट माने ड्यू। देख लो असेसमेंट ईयर 25-26, इनकम टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज कंप्यूटेड ऑन द टोटल इनकम ऑफ 5 करोड़ 1 लाख। 5 करोड़ 1 लाख पे कैलकुलेट करेंगे, तो पहले चेक कर लो अप टू 3 लाख तक तो नहीं ली होता है सर, फिर 3 lakh to 7 lakh at the rate 5%, you all know that, 7 to 10 lakh 10%, 10 to 12 lakh 15%, 12 to 15 20%, 15 to 5 crore 30%, कुल मिला के 1 crore 47 lakh 20,000 आपका टैक्स लायबिलिटी बनता है, जिसमें सरचार्ज कितना लगेगा सर? अगर आपका इनकम न्यू स्कीम में है, ठीक है, अगर आपका इनकम न्यू स्कीम में है और अगर आप 5 करोड़ कमाते हो, अगर आप 5 करोड़ कमाते हो, कितना टैक्स भरोगे, कितना सरचार्ज दोगे? क्या लिखा है? अगर आप न्यू स्कीम में हो, हेलो, अगर आप न्यू स्कीम में हो और अगर आपका टोटल इनकम 2 करोड़ पार करता है, तो आपका सरचार्ज अमाउंट कितना होता है? 25%। ठीक है, सरचार्ज अमाउंट होता है 25%, तो वही दिया गया सर। तो 1 करोड़ 4720 के साथ 25% का सरचार्ज ऐड करके आपका बनता है 1 करोड़ 84 लाख।
इसमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% कॉमन है, लगाने के बाद आपका अमाउंट बनता है 1,91,36। प्लीज ये अपने हाथों से कैलकुलेट एक बार कर लीजिएगा फॉर कॉन्फिडेंट, टू बी कॉन्फिडेंट। आपको ये एक बार खुद से कैलकुलेट करके कॉपी में उतार लेना चाहिए। आशा करता है कि आप लोगों ने किया होगा, ये घर पे होमवर्क भी था, मैं आशा करता हूँ घर पे किए हैं आप लोगों ने, या फिर मेरे साथ साथ होगा तो भी कर लो, तो भी चलेगा। तो 1,91,36,000 इज योर टैक्स लाइबिलिटी जब आप न्यू स्कीम में सरचार्ज देके टैक्स कैलकुलेशन किया, है ना सर? जब आपने न्यू स्कीम में टैक्स को कैलकुलेशन किया, कितना हुआ? ₹1,91,36,000। एक सेकेंड रुको तो। अच्छा, एक चीज मुझे बताओ कि 5,01,00,000 का जब हम लोग इंक्लूडिंग सरचार्ज कैलकुलेट किया, इसके बाद हमें क्या करना चाहिए? इसके बाद हम लोगों को चेक करना चाहिए। सर मार्जिनल रिलीफ नहीं दिया है वहाँ पे। वही चीज मैं देख रहा हूँ कि मार्जिनल रिलीफ नहीं होगा क्या, वही मैं देख रहा हूँ। 1,00,000 अगर मेरा इनकम 5 करोड़ का होता, अगर मेरा इनकम 5 करोड़ तक का होता तो क्या होता? क्या आप लोग कैलकुलेट किए हो क्या? कुछ मिसिंग हो रहा है, एक सेकंड। अंडर ऑप्शन हम लोग कौन सा कर रहे हैं सर? न्यू कर रहे हैं ना? ओल्ड न्यू कर रहे हैं ना हम लोग? Yes, sir. तो न्यू में आप लोग प्रोसेस फॉलो करो ना। ये 5,01,00,000 का हिसाब आप लोगों ने किया, अगर ये 5 करोड़ तक का होता तो क्या होता हिसाब? अप टू 5 करोड़ अगर होता। अच्छा, अगर अप टू 5 करोड़ भी होता, क्योंकि न्यू स्कीम में तो अच्छा, न्यू स्कीम में सर 2 करोड़ के ऊपर जाने से ही तो 25% का चार्जेस है ना? हेलो, एज पर द न्यू हाँ सर। स्कीम, एज पर द न्यू स्कीम ये 25% का सरचार्ज तो 2 करोड़ पार करने से ही होता है। तो 2 करोड़ पार करने से ही अगर मेरा सरचार्ज 25% का है, तो अगर 5 करोड़ पार कर जाए तो क्या फर्क पड़ता है? तो मैं अलग से 5 करोड़ तक का कैलकुलेट करके तो कोई फायदा नहीं है। ये सर, आप लोग बात समझ पा रहे हो कि नहीं? हर केस में बाकी जो केसेस था उसमें हम लोग जैसे ही 2,01,00,000 हो रहा था, तो हम लोग 2,01,00,000 का कैलकुलेट कर रहे थे, फिर 2 करोड़ का कर रहे थे, क्योंकि वो स्लैब चेंज हो रहा था। लेकिन न्यू स्कीम में 5 करोड़ 1,00,000 हो जाए या 5 करोड़ हो जाए, मेरा तो सेम स्लैब में ही रहेगा, उसमें मेरा चार्जेज अमाउंट भी तो चेंज नहीं हो रहा है।
क्योंकि 2 करोड़ के ऊपर जाने से ही न्यू स्कीम में चार्ज अमाउंट इज 25%। तो फिर मुझे अलग से इसको चेक करने का तो कोई मतलब भी नहीं है। ये जो टैक्स लायबिलिटी मेरा न्यू स्कीम में आ रहा है यही होगा मेरा टैक्स लायबिलिटी। इसमें मार्जिनल रिलीफ और क्यों आएगा? बोलो मुझे, आप लोगों को बात समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, क्योंकि इसमें तो 2 करोड़ पार करते ही मेरे को 25% का चार्ज है। तो मेरे को अगर अगर ऐसा होता कि 5 करोड़ तक का अलग है, 5 करोड़ से 1 लाख जाने पे अलग है, तो मैं सोचता कि डिफरेंस आ रहा। बट यहाँ पर तो 2 करोड़ पार करते ही मेरे को चार्ज देना है, तो फिर मुझे और कैलकुलेट करने का क्या मतलब है? इसका मतलब 5 करोड़ 1 लाख पे भी जो मेरा चार्ज होता है वो मैंने कैलकुलेट करके देख लिया। मेरे को सरकार के घर में इंक्लूडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन से 1,91,336,000 देना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया न्यू स्कीम का कॉन्सेप्ट। हाँ बोल। मतलब 2 करोड़ के ऊपर जाने से मार्जिनल रिलीफ नहीं करना पड़ेगा। माने बेसिकली 2 करोड़ के ऊपर जाने से मार्जिन रिलीफ करना नहीं पड़ेगा, ऐसा कहाँ है सर? इससे पहले क्वेश्चन किए 2 करोड़ के ऊपर गया था, मार्जिन रिलीफ नहीं किए थे क्या? हाँ किया तो था उसमें। तो इसमें इसमें ये 5 करोड़ 1 लाख का इनकम है। ठीक है, तुम इसको कंपेयर करने के लिए क्या करते? तुम इसको अगर कंपेयर करते, तुम सोच रहे थे कि अगर जैसे मैं एक बार सोच रहा था कि अप टू 5 करोड़ अगर मेरा इनकम होता, लेकिन अप टू 5 करोड़ भी होता तो भी तो 25% सरचार्ज लगेगा ना। वो चेक करने का क्या मतलब है? क्योंकि 2 करोड़ से ऊपर जाने से ही 25% चार्ज है। अब 2 करोड़ के ऊपर जितना भी जाएगा मुझे तो कंपेयर का कुछ नहीं मिल रहा है। अगर मेरे पास 2 करोड़ तक का कुछ होता तो मैं सोचता, 5 करोड़ तक का होता तो मैं सोचता। यहाँ पर तो 5 करोड़ तक का भी कोई बात है नहीं। जैसे ये ओल्ड वाला देख, तू तेरे को तुम लोगों को थोड़ा क्लैरिटी मिलेगा, बिकॉज ओल्ड में इस तरह का डिफरेंस तुमको देखने को मिलेगा। जैसे देख, तुम लोग ओल्ड में आ जाओ। ओल्ड में मेरा इनकम जब 5 करोड़ 1 लाख है, ठीक है। ओल्ड का क्या सिस्टम है एक बार देख लो तो, एक बार मैं आपको कनेक्ट कर दूं। ओल्ड का सिस्टम है कि अगर किसी का इनकम 5 करोड़ पार करता है तो उसको कितना सरचार्ज देना पड़ता है? 37%। ठीक है, अगर किसी का इनकम 5 करोड़ पार करता है तो उसका सरचार्ज कितना होता है? 37%। ठीक है, नाउ पॉइंट टू बी नोटेड सर। 5 करोड़ 1 लाख हुआ तो मेरे को ओल्ड सिस्टम में क्या करना पड़ेगा? अप टू 3 लाख। हाँ हाँ हाँ, अप टू 3 लाख नील। ठीक है, अप टू 3 लाख नील, क्योंकि इसका एज 65 है ना, इसलिए 3 लाख हुआ सर। अचानक से ये मत समझ लेना कि 3 लाख कहां से आ गया, बिकॉज ये हम लोग ओल्ड ओल्ड स्कीम में कर रहे हैं। दिस इज ओल्ड स्कीम, एंड ओल्ड स्कीम में अगर किसी का एज मोर देन 60 हो, किसी का एज अगर मोर देन 60 हो, तो हमें क्या क्या देखना पड़ता है? उसका टैक्स स्लैब अलग होता है, यानी अप टू 3 लाख का हिसाब होता है। 3 लाख तक उसको नील होता है, यानी कोई टैक्स नहीं है। तो वही चीज हुआ, 3 लाख टू 5 लाख 5%, 3 लाख तक नील, 5 टू 10 20, 10 के ऊपर 5 करोड़ 1 लाख तक 30। ठीक है, यहां तक तो बात क्लियर है। अच्छा, क्योंकि 5 करोड़ पार कर रहा है तो 37% का सरचार्ज। तो इधर 10,000 1,47,30,000, 1,47,30,000 एंड 148,40 के साथ 37% का सरचार्ज लगा के आपका टोटल टैक्स हो रहा है सर, सरचार्ज मिला के 2,03,30,800। 2,03,30,800। यहां तक अगर बात क्लियर है, अब देखो आपको कहानी में कुछ ट्विस्ट आएगा। क्योंकि क्योंकि ओल्ड स्कीम में 5 करोड़ तक का एक हिसाब है और 5 करोड़ के ऊपर का एक हिसाब है। ठीक है, व्हेन यू आर इन दी ओल्ड स्कीम, व्हेन यू आर इन दी ओल्ड स्कीम, 2 करोड़ से 5 करोड़ का सरचार्ज है 25%, बट मोर देन 5 करोड़ का सरचार्ज है 37%।
2 करोड़ से 5 करोड़ का सरचार्ज है 25%, बट मोर देन 5 करोड़ का सरचार्ज है 13%, 37%। तो यहाँ पर एक डिफरेंस तुमको दिख रहा है, तो इसके लिए आपका टैक्स लायबिलिटी में चेंजेस होना है। ठीक है, एक्स्ट्रा कमाने के लिए, 1 लाख एक्स्ट्रा कमाने के लिए तुमको डिफरेंस देखना होगा, इसीलिए यहाँ पर 5 करोड़ का हिसाब करना जरूरी है। हेलो, प्लीज टेल मी सर, क्या ये बात आप लोगों को दिमाग में जा रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है, यहाँ पर 5 करोड़ के साथ डिफरेंस है कि अप टू 5 करोड़ का सरचार्ज 25%, 5 करोड़ पार करने से सरचार्ज 37%, तो देयर इज अ डिफरेंस। इसलिए 5 करोड़ का एक बार हिसाब देख लो, 10,000 तो होगा ही, 1 लाख भी होगा, और 1,47,000 1 करोड़ 47 लाख भी होगा। ठीक है, प्लस इसमें सरचार्ज कितना लगेगा? 25%, पर मैंने, क्योंकि आप तो 5 करोड़ तक सरचार्ज 25% का है, तो इसमें आपका टैक्स लायबिलिटी बनता है 1,85,12,500। नाउ लुक द डिफरेंस। ठीक है, कितना एक्स्ट्रा टैक्स है? एक्स्ट्रा 1 लाख कमाने के लिए 2,03,30,800, 2,03,30,800, और इधर हो गया 1,85,12,500। एक्सेस टैक्स कितना हो गया? 18,18,300। पॉइंट भी नोटेड, जस्ट बिकॉज आपने 1 लाख एक्स्ट्रा कमाया, आपका 18,18,300 टका का एक्स्ट्रा टैक्स हो रहा है, जो कि अनफेयर है। इसलिए गवर्नमेंट ये 1 लाख माइनस करके बाकी अमाउंट आपको रिलीफ कर देता है, जो कि 17,18,300। ये न्यू में नहीं मिलता, ये ओल्ड में मिल रहा। तो आपका टैक्स लायबिलिटी क्या बनेगा? जो आपका एक अमाउंट आया था, दैट इज 2,03,00,000 समथिंग, ये वाला 2,03,30,800, यहां से आप मार्जिनल रिलीफ को माइनस करो। 2,03,00,000 को, 3 लाख का जो अमाउंट है वहां से आप मार्जिनल रिलीफ को माइनस करो, आपको 1,86,12,500 आएगा। इसके साथ एजुकेशन एंड हेल्थ से ऐड करो 4% का, 7,44,000 समथिंग ऐड होगा, तो आपका टैक्स लायबिलिटी बनेगा इंक्लूडिंग सेस ना, सेस मिला के, ये सेस है आपका 1,93,57, 1,93,57, 1,93,57। ठीक है, 5,700 एक्चुअली। तो ये हो गया आपका ओल्ड स्कीम में टैक्स लायबिलिटी। नाउ द पॉइंट इज, आपको क्वेश्चन में बोला गया था, कि आप वो टैक्स लायबिलिटी यूज करो जिसमें टैक्स पेयर्स को मैक्सिमम बेनिफिट है। तो कौन सा बेनिफिट है? इट इज बेनिफिशियल फॉर डी टू पे टैक्स अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम अंडर सेक्शन 115 BAC, बिकॉज उसको 2,21,000 टका बच जाएगा। कैसे? लुक एट सर, जब हम लोग न्यू स्कीम में कैलकुलेशंस किए थे, तो हमारा टैक्स लायबिलिटी आया था 1,91,000, 1,91,136,000। ठीक है, न्यू में। और जब हम लोगों ने ओल्ड यूज किया, तो हम लोगों का टैक्स लायबिलिटी हुआ मार्जिनल रिलीफ देने के बाद भी 1,93,57,500। डिफरेंस इज 2,21,000। So it is always beneficial to suggest Mr. D to go with new scheme or default tax. Okay, বুঝতে পারা গেল? यस सर। है सर। तो कैसे कंसल्टिंग करना है, आई होप ये समझ में आ रहा है। कंसल्टिंग करने के लिए आपको कैलकुलेट करके देख लेना है, तो जिसमें आपको टैक्स पेयर्स को बेनिफिट है, अब वो बेनिफिट टैक्स पेयर्स को दो। टैक्स पेयर्स का टैक्स बचाओगे तो टैक्स पेयर्स आपके पास ही आएगा ना। टैक्स पेयर्स का टैक्स बचाओगे तो टैक्स पेयर्स किसी और के पास ना जाके आपके पास आएगा। नॉलेज का दाम मिलता है सर, है ना। अगर आप एक डॉक्टर हो, तो जिसके पास जाके आपका तबीयत जल्दी सही होता है या ठीक ठाक से होता है, आप उन्हीं के पास जाओगे। वैसा ही कंसल्टेंट का काम वही, टीचर के पास जाके जहाँ सीखने को मिलता है वहीं जाना चाहिए, है ना, सिंपल। ठीक है, जहाँ सीखने को ना मिले नहीं जाना चाहिए, जहाँ जाके तबीयत ठीक नहीं होता या फिर मन को शांति नहीं मिलता वो नहीं जाना चाहिए। ठीक है, सिमिलरली जब आप एक कंसल्टेंट की तरह काम करोगे, अगर आप अपने टैक्स पेयर्स को मैक्सिमम बेनिफिट दे पाओगे, आपके पास आएंगे, आपका क्लाइंट एक्विजिशन बढ़ेगा, लोगों के मुंह में आपके बारे में खबर फैलेगा कि भाई ये अच्छा कंसल्टेंट है, इनके पास जाओ, आपका मार्केट धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक है, बस वही नॉलेज का ही दाम है सर, दुनिया में और किस चीज का दाम है। मैं आशा करता हूँ कि मार्जिनल रिलीफ का ये जो पैरामीटर्स है आप लोगों को क्लियर हुआ। यही मैं होमवर्क के रूप में दिया था आप लोगों को घर में करने के लिए।
अच्छा, यहाँ पर ना नोट्स के अंदर आप लोग थोड़ा चेक करिएगा, सरचार्ज के बारे में कुछ और पॉइंट्स है, एक बार रीड कर लेना चाहिए। लाइक अगर आप एक पार्टनरशिप फार्म हो, ठीक है, लोकल अथॉरिटी हो या एलएलपी हो, आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बता दिया कि आप लोगों का मैंने अगर फार्म एलएलपी लोकल अथॉरिटी का टैक्स रेट क्या होता है। फार्म एलएलपी या लोकल अथॉरिटी का सरचार्ज लगता है जब टोटल इनकम उनका 1 करोड़ से ज्यादा होता है, और उनका सरचार्ज अमाउंट होता है 12%। ठीक है, सरचार्ज अमाउंट होता है 12%, 1 करोड़ से ज्यादा जो इनकम होगा उस पर लगेगा, और इन लोगों का रेट फ्लैट होता है। 1 करोड़ से ज्यादा जाने से 12% एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ता है। और मार्जिनल रिलीफ का केस भी वही, marginal relief is available in case of a such person having total income exceeding 1 crore, that is total amount of income tax computed on such income should not exceed the amount of income tax computed on total income of 1 crore by more than the amount of income that exceeds 1 crore। माने वही कॉन्सेप्ट जो हम लोग नॉर्मल इंडिविजुअल के केस में पढ़ के आए हैं। ठीक है, मार्जिनल रिलीफ इनको भी मिलता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का नॉर्मली टैक्स रेट इज 10% ऑफ द टोटल इनकम, अगर इनकम 10,000 पार करे। अगर 10 से 20 के बीच में हो तो 20% का, और अगर 20,000 से ज्यादा हो तो नॉर्मली 30% का टैक्स अमाउंट नॉर्मली इनको होता है। सरचार्ज इन्हें भी देना पड़ता है। ये बस थोड़ा रीड कर लेना चाहिए, ये बहुत बार जो पूछा है ऐसा नहीं है, बट रीड कर लेने से दिमाग में रख लेना सही चीज माना जाता है सर। ठीक है, ये आप लोग ऑलरेडी कॉपी कर चुके हो क्योंकि मैं पहले डिस्कस कर दिया था। मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी रेसिडेंट इन इंडिया कैन आउट फॉर concessional tax under section 115 BAE and other cooperative societies resident in India can opt for concessional rate of tax in 115 BAD। टैक्स रेट इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव 2023 में अप्रैल में चेंज हुआ है। 15% ऑफ इनकम डायरेक्ट फ्रॉम इंसिडेंटल मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, ये अभी जरूरी नहीं है, बट मोटा मोटी एक बार जस्ट गो थ्रू करके रखिएगा आप लोग। और इनके केस में भी सरचार्ज लगता है जब इनकम आपका 1 करोड़ से ज्यादा है पर 10 करोड़ से नीचे है तो सरचार्ज लगेगा 7%। इन केस ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी उस टोटल इनकम इज मोर देन 1 करोड़ बट इज लेस देन 10 करोड़, ठीक है, तो आपको 7% ऑफ इनकम टैक्स बने सरचार्ज लगेगा उसमें, 7% का मार्जिनल रिलीफ एज पर द केस। और अगर आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी का इनकम 10 करोड़ से ज्यादा है तो आपको 12% का सरचार्ज लगेगा। ठीक है, बाकी मार्जिनल रिलीफ एज पर द रूल्स जैसे आप लोग नॉर्मल में किए वैसा यहाँ पर भी लगता है। डोमेस्टिक कंपनी, इनका टैक्स रेट मैं ऑलरेडी बता दिया, क्या इनको भी सरचार्ज देना पड़ता है? हाँ पड़ता है। अगर आप डोमेस्टिक कंपनी हो, मैंने देश का इंडियन कंपनी है आपका, तो इन पे सरचार्ज का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि अगर 1 करोड़ से ज्यादा कमाते हैं और 10 करोड़ के नीचे है तो 7% का सरचार्ज लगेगा। रिलीफ इनको भी मिलता है। अगर 10 करोड़ से ज्यादा इनकम है डोमेस्टिक कंपनी का तो 12% का सरचार्ज लगेगा। फॉरेन कंपनी को भी सरचार्ज देना पड़ता है। 1% से 1 करोड़ से ज्यादा पर 10 करोड़ से कम तो 2% सरचार्ज। और अगर आपका इनकम 10 करोड़ से ज्यादा है फॉरेन कंपनी का तो आपका सरचार्ज बन जाता है 5% का। बस ये सब दिमाग में थोड़ा रखो। मार्जिनल रिलीफ सेम कॉन्सेप्ट फॉलो होगा जो ऑलरेडी मैंने आपको नॉर्मल में समझाया। रिबेट में आपको बोल दिया था, रिबेट रिगार्डिंग सारा इंपॉर्टेंट डिस्कशन मैंने कर दिया था। सरचार्ज और रिबेट रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट बात था मैं कर लिया। नेक्स्ट क्लास ना मैं आपके साथ एग्रीकल्चरल में डिस्कस करूंगा। आज बहुत लोग छुट्टी में है तो मैं आज और कुछ नया चीज स्टार्ट नहीं करूंगा। और ऐसे भी आज थोड़ा सा 25 दिसंबर है, मेरी क्रिसमस है, सब लोग थोड़ा सा अपने खुशी मौज में है, तो आप लोग आज ज्यादा और मैं नहीं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, मैंने नया कोई भी चीज और नहीं सिखा रहा हूँ, नहीं तो बहुत लोगों का मिस हो सकता है, तो इसलिए मैं थोड़ा होमवर्क डिस्कस कर दिया आप लोगों के साथ। बाकी चर्चा मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा विद एग्रीकल्चरल इनकम। ठीक है, और होमवर्क दे रहा हूं आपको, आप लोग प्लीज इसको घर पे ट्राई करिएगा। इसी नोट के अंदर जो ऑलरेडी मैंने ग्रुप में शेयर भी करके रखा, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 9 मस्ट ट्राई। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 मिस्टर कश्यप, क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई करिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई करिएगा।
मिस्टर अग्रवाल, एंड क्वेश्चन नंबर 11 मिस्टर शर्मा। मस्ट ट्राई सर, ये 3 क्वेश्चन ट्राई करिएगा, नोट्स में दिया हुआ है 9, 10, 11। पहले ट्राई करें, फिर अगर हो सके तो आंसर देखे। आई डोंट हैव ए प्रॉब्लम विद द आंसर, लेकिन समझ के करे। नहीं समझ में आता है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लूंगा, और न्यू टॉपिक में एग्रीकल्चर एंड बाकी जो भी टॉपिक है क्वेश्चन आंसर के लिए वो पढ़ाऊंगा। ठीक है, সবাই বুঝতে পারলো আমার কথা? Yes, sir. আজকে নতুন কিছু করাচ্ছি না, সবাই একটু ছুটি ছুটি ভাবে আছে, তো ওই জন্যই করাচ্ছি না। অনেকেই আসছে না বা অনেকে আসেনি বা জয়েন করেনি, তাই আমি করালাম না। নেক্সট উইক আমি এগুলো সলভ করাবো আর নতুন টপিক স্টার্ট করবো। মানে টপিক মানে বেসিক্স এরই কিছু নতুন পার্ট আছে, ওগুলো করাবো। ঠিক আছে, ওকে স্যার, তো फिर बाय। हाँ, Thank you, sir. Okay, bye. बाय सर, थैंक यू सर। Bye, sir. Bye, sir. ओके सर।